गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वाली क्लास में हमने लेटिमर डायग्राम के बारे में बात की थी। आज हम फ्रॉस्ट आरेख क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी अर्ध अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा को क्रियाकारी पदार्थ की ऑक्सीकरण अवस्था के प्रति रेखांकित करने से प्राप्त वक्र विभिन्न प्रजातियों के आपेक्षिक स्थायित्व के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। इसे हम फ्रॉस्ट आरेख कहते हैं। मुक्त ऊर्जा को वर्टिकल एक्सिस पर तथा ऑक्सीडेशन स्टेट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दिखाते हैं। इसमें यहाँ पर ये फ्रॉस्ट डायग्राम बना हुआ है, तो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, O2 और H2O2 में कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, और ये वापस आगे रिएक्शन जल बन रहा है। और ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के -1 है, और जल के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। और यहाँ पर इसका ई नोड के मान दे रखे हैं 0.70 वोल्ट, और यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जल के बीच में जो ई नोड का मान देखने को मिला है 1.76 वोल्ट है। और गिब्स ऊर्जा और विभव के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसका सूत्र है del G = -NF ई नोड होता है। और इसको हम F को इधर भेजते हैं तो del G अपॉन F होगा, और इधर इक्वल टू -N ई नोड रहेगा। यहाँ पर N जो है चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजेस देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का -1 है, 0 से -1 यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर N की जगह आपको 1 लिखना है और इंटू 0.70 वोल्ट लिखना है, ई नोड का मान है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो -0.70 वोल्ट आएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जल के बीच का देखोगे तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन के चेंज देखने को मिला, -1 से -2 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 क्या यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1.76 वोल्ट आएगा। और ऑक्सीजन से जल के बीच का जो वेरिएशन देखने को मिलेगा, यानी कि इन दोनों का आपको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 0.70 माइनस और 1.76 है, तो ओवरऑल जोड़ के आंसर आएगा आपके पास -2.46 वोल्ट देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट आरेख के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्षैतिज लाइन पर लेते हैं और del G अपॉन F को हम वर्टिकल लाइन पर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बता रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इनकी जो ये जो मान आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। देखो ऑक्सीजन है जो कि सबसे पहले 0 पर ही है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो हमने 0 पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिख दिया। और इसका जो ई नोट del G अपॉन F की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर इसके 0 की सीट में रख दिया है। अगला देखो ऑक्सीजन से H2O2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकल कर आई अपने पास -1.76। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये यहाँ पर लगानी है, और ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो ये यहाँ पर ये जल की वैल्यू को बताएगा, और 2 से हमने इसको नीचे लिख रखा है। इस तरह से आपको एक ग्राफ प्राप्त होता है। इसी तरह से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड और TiO3 और TiO2 बन रहा है। और टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो यहाँ पर, और इसी एग्जाम्पल में देखो टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, TiO2 में टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और TiO2O3 के अंदर टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन +3 आएगी, और TiO2 के अंदर टाइटेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आती है। और ऊपर इसके ई नोड के मान लिखे हुए हैं, और आपको del G अपॉन F
इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट यहाँ पर ज्ञात करके इसके बीच में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट और इस ऊर्जा के बीच में आपको ग्राफ खींचना है। देखो यहाँ से टाइटेनियम से TiO2 बन रहा है, तो उस स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, एन की जगह 2 लिखोगे और ऊपर वाली वैल्यू को अपन ई नोट की जगह हमने लिख दिया है ना। तो यहाँ पर देखो इसका जो मान आएगा -4.24 आएगा। और इसी तरह से TiO से Ti2O3 बन रहा है, तो उस स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक का ही चेंज देखने को मिल रहा है। तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू, इसके अंदर आप क्या करो, ये जो मान प्राप्त हुआ इसमें ये वाले मान आप जोड़ दें तो -6.19 आएगा आपके पास। और इसी तरह से यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जो वैल्यू दे रखी है, अब यहाँ पर हम इनको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पर ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है और जो एनर्जी है उसको हम वर्टिकल लाइन पर लेते हैं। और टाइटेनियम को यहाँ पर देखो कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो हमने 0 की जगह रख दिया है। और इसका ई नोट का मान भी क्या है, 0 है, यहाँ पर एनर्जी 0 आ रही है। और इसी के बाद में हमने यहाँ पर इसको लिख रहे हैं Ti2 के लिए जो वैल्यू आ रही है -4.24 आ रही है। तो लगभग हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक देखो कि ये चेंजेस कितना देखने को मिल रहा है, ये वाली वैल्यू तो 2.12 वोल्ट है। तो यहाँ पर इसको 2 पॉइंट और थोड़ा सा हमने इसको नीचे लिखा हुआ है ना, तो टाइटेनियम ऑक्साइड की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक वाली, ये वाली जो वैल्यू है, इसके लिए कितनी वैल्यू देखने को मिल रही है आपको, ये वैल्यू देखने को मिल रही है जो 6.19। तो यहाँ पर हमने 6.91 की जगह रखा हुआ है। और इसी तरह से TiO2 के लिए जो वैल्यू आ रही है -7.57 है। तो यहाँ पर देखो कि इसको यहाँ रखा हुआ है। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जो हम देखते हैं, उपयोग क्या है वो देख रहे हैं। तो फ्रॉस्ट आरेख में 2 बिंदु को मिलाने पर उत्तल वाला भाग जो कॉन्वेक्स कर्व बनता है वो असमानुपातन को बताता है, यानी कि ये एक स्पीसीज और ये दूसरी स्पीसीज, और ये जो बीच वाली स्पीसीज है इसका भाग क्या है, थोड़ा उभरा हुआ है, उत्तल है, तो इसलिए। और ये किसको बता रहा है, असमानुपातन को बताता है। अनुपातन क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण होता है और उसी का क्या होता है, अपचयन होता है, उनको हम असमानुपातन कहते हैं। तो ये ऐसा जो कर्व होता है वो असमानुपातन को बताता है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है कर्व, तो ये जो बीच वाला होता है वो मध्य ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगा, इस वाली स्पीसीज और ये वाली जो स्पीसीज है उनके बीच क्या ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है, तो उसे हम समानुपातन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो ग्राफ होता है वो कौन सा होता है, अवतल भाग वाला ग्राफ होता है। यहाँ पर देखो कि मैंगनीज की कई स्पीसीज लिखी हुई है, और मैंगनीज ने MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, MnO2 और Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn2 ऑक्सीडेशन स्टेट और Mn, इस तरह से काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर दर्शाया गया और इसको हम एक ग्राफ से समझ रहे हैं। नीचे की तरफ ये ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, इधर इस ऊर्जा को बताया गया है। और यहाँ पर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, अधिक उष्मागति की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं नीचे की ओर पाई जाती हैं। यहाँ पर ये नीचे की ओर देखने को मिलती है, जैसे Mn सेकंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, मैंगनीज सेकंड जो ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। आलेख के अवतल भाग में पाई जाने वाली प्रजातियाँ जैसे कि मैंगनीज की 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को बताएगी MnO2, और ये असमानुपातन को नहीं दर्शाती हैं। इसी तरह से आरेख में शिखर पर जो पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ होती है, यानी कि स्पीसीज होती हैं, जैसे MnO4 माइनस प्रबल ऑक्सीकारक होगी, अर्थात इसका अपचयन होगा। और इसी तरह से मैंगनीज धातु का प्रबल अपचायक होगी, यानी कि इनका ऑक्सीकरण होता है। इस फ्रॉस्ट डायग्राम से हमें ये जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पॉरबेक्स डायग्राम के बारे में देखते हैं, और ई नोड व पीएच के बीच खींचा गया आरेख को हम पॉरबेक्स आरेख कहते हैं, और इसे विभव आरेख या पूर्ण प्रभाविता क्षेत्र आरेख भी कहते हैं। 2 अवस्थाओं के मध्य सीमा आरेखन करने के लिए नेक्स्ट इक्वेशन को काम में लेते हैं,
और इसका जो सूत्र होता है E=E0 माइनस RT अपॉन NF, और LN प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, और RT व F का मान, ये जो कांस्टेंट होते हैं, इनका मान रखने पर, और यहाँ पर एक नया समीकरण निकल के आता है हमारे पास E=E0 माइनस 0.0529। यहाँ पर जीरो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर एक और जीरो होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू 0.0529 होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखें। तो यानी कि E=E0 माइनस 0.0529 अपॉन N log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा, और log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम pH लिख सकते हैं। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा E=E0 माइनस 0.0529 अपॉन N pH होता है। अब pH के भिन्न भिन्न मानों के रखकर हम उसके संगत E0 के मान की गणना कर सकते हैं तथा पॉरबेक्स डायग्राम का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर E0 वैल्यू और pH के बीच में ग्राफ खींचते हुए एक डायग्राम खींचा हुआ है, और यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ MnO4 माइनस है, और इधर दाईं तरफ MnO4 माइनस है, और ये बाईं तरफ MnO2 है, और इसी तरह से ये बीच में जल और ऑक्सीजन के बीच की स्टेट दे रखी है, और ये Mn है ना, मैंगनीज हाइड्रोक्साइड को सेपरेट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंगनीज आयन है। तो अब इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अधिक ऑक्सीकारक प्रजातियां धनात्मक विभव की ओर पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है, अधिक अपचायिक प्रजातियां ऋणात्मक विभव की ओर पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो कि ये वाली जो वैल्यू है, अधिक ऑक्सीकारक प्रजातियां कहाँ पाई जाएगी, ऊपर की तरफ धनात्मक की ओर, और अपचायिक प्रजातियां नीचे की ओर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये नेगेटिव वाली ऋणात्मक की ओर देखने को मिलती है, तो ये अपचायिक प्रजातियां होती हैं, जबकि ऊपर की वाली जो ऑक्सीकारक प्रजातियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सारी प्रजातियां दाईं ओर पाई जाती हैं, जबकि अम्लीय प्रजातियां बाईं ओर देखने को मिलती हैं। तो इसको देखते हैं इस ग्राफ में। देखो यहाँ पर सारी प्रजातियां किधर पाई जाती है, दाईं ओर पाई जाती हैं, जबकि अम्लीय प्रजातियां किधर पाई जाती है, बाईं ओर देखने को मिलती है। तो ये दोनों पॉइंट हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं, उद्गर खड़ा विभाजन यहाँ पर मैंगनीज व MnO मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के मध्य साम्य को स्थापित करता है। उद्गर खड़ा विभाजन मैंगनीज Mn2 प्लस व मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के मध्य साम्य को बताता है, और ऊपर वाली जो डॉटेड रेखा है वो ऑक्सीकरण को निरूपित करती है, और यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है इसकी, और यहाँ पर ये जल बनता है, और इसकी जो E0 का वैल्यू होता है 1.23 होता है, और नीचे वाली जो डॉटेड लाइन होती है वो जल का हाइड्रोजन गैस में अपचयन को प्रदर्शित करती है। इसी तरह से H+ की सांद्रता 1 मोल पर लीटर लेने पर यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है वो E0 की मान 0 देखने को मिलता है, और दोनों डॉटेड लाइनों के बीच में स्थित क्षेत्र स्थायित्व क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, यानी कि इससे दोनों डॉटेड लाइन के बीच में जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो स्टेबल होती हैं, और जिसमें उपस्थित सभी स्पीसीज जल के प्रति स्थायी होते हैं। तो इन बातों को हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो ऊपर वाली जो डॉटेड रेखा होती है वह जल के ऑक्सीकरण को बताती है, जबकि नीचे वाली जो डॉटेड लाइन होती है वो जल के अपचयन को बताती है। तो यहाँ पर देखो कि ये ऊपर वाली जो डॉटेड लाइन है वो जल के ऑक्सीकरण को बता रही है, जबकि नीचे वाली जो डॉटेड लाइन होती है वो जल के अपचयन को बता रही है। साथ में यहाँ पर ये जो खड़ी रेखा होती है वो मैंगनीज सेकंड आयन और ये है ना ऑक्सीडेशन Mn2+ और मैंगनीज हाइड्रोक्साइड के बीच में दोनों को सेपरेट करती हैं, और इसी तरह से यहाँ पर इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में जो स्पीसीज आती हैं वो स्टेबल होती है जल के प्रति। ठीक, तो इस तरह से ये आपका पॉरबेक्स डायग्राम कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि सभी BSc विद्यार्थियों को इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।